हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं या फिर अगस्त में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के सेशन को आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप हमारा ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज इसका लास्ट डे है, आप ले सकते हैं। अगर आज आप रात 11 बजे तक लेते हैं तो यहाँ पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यह ई बुक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो प्रश्न शामिल किए हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आपको 2000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम और लिनक्स यूनिक्स की कमांड भी यहाँ पर मिलेंगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस ई बुक में मिलेगा, जिसे आप आज रात 11 बजे तक 30% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप बाय करेंगे तो वहां पर आई हैव अ डिस्काउंट कोड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप आई हैव ए डिस्काउंट कोड के, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आई हैव ए डिस्काउंट कोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपना डिस्काउंट कोड है ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी, आपको इसको लगाना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपका प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, 99 रुपीज़ से ये कम होकर के 69.30 में आपको ये मिल जाएगी। और ये ऑफर आज रात 11 बजे तक के लिए ही मान्य होगा। तो जिन बच्चों को आवश्यकता है या जिनको लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तो आप इस ई बुक को अगर कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको आंसर करना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। देखिए, आज जैसा कि हमने आपको बताया, इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से करना है। और जिस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो आप ये बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट भेजते हैं, अगर आपने एनईएफटी के माध्यम से पेमेंट किया है या फिर आपने आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट किया है, तो वहां पर आपको एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है, जैसे हम यूटीआर के नाम से जानते हैं। बट ये यूटीआर आपका दो प्रकार का होता है। अगर आप एनईएफटी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये 16 कैरेक्टर का होगा। कई बार आपसे पूछते हैं कि यूटीआर का डिजिट कितना होता है, मतलब कितने कैरेक्टर का होता है। तो आपको याद क्या रखना है, अगर कभी भी एनईएफटी का पूछें तो ये 16 कैरेक्टर का होता है। और अगर आप आरटीजीएस से पेमेंट करते हैं तो वहां पर जो एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो 22 कैरेक्टर का होता है। तो इतना आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि यूटीआर का पूरा नाम बताओ, तो इसका मतलब है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। कई बार आपसे पूछते हैं कि एनईएफटी के द्वारा जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका रेफरेंस नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आपको बता देना है 16 डिजिट का होता है। और जब आप आरटीजीएस करते हैं तो 22 कैरेक्टर का होता है या 22 डिजिट का होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, पूछा गया है डीईएस का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है डीईएस का पूरा नाम, डेटा इंक्रिप्शन स्लॉट, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन सॉल्यूशन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दिया करो। काफी बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं, बट आप सभी क्लास को लाइक कर दिया करो। अगर आपको क्लास अच्छे लगते हो, इनसे कुछ आपको बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज सभी लाइक किया करें। ठीक है, तो डीईएस का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या है, एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है, डीईएस। और इसको आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आईवीएम का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। याद रखना है सभी बच्चों को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो आईबीएम के द्वारा ही डीईएस, जिसका मतलब है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक एल्गोरिथम है जिसको डेवलप किया है। ये डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, विंडो एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया।
एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ। आपसे पूछ सकते हैं कि विंडोज 7 कब लॉन्च हुआ, आपसे पूछ सकते हैं कि विंडो 10 कब लॉन्च हुआ, या फिर एक्सपी या और भी पूछ सकते हैं। तो एक्सपी अभी आपको बताना है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, 2003, 2001, 2005 और 2006। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 2001, विंडो एक्सपी 2001 में लॉन्च किया गया था। अब हम आपको जो भी विंडोज के वर्जन हैं वो सारे आपको बता देते हैं, ताकि अगर कोई भी सवाल यहाँ से बनता है तो आप इजीली उसका जवाब कर पाएं। तो एक लिस्ट है आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन हैं, कब कब आए हैं, कब लॉन्च हुए हैं, पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विंडोज 1.0, यानी कि सबसे पहले विंडोज 1.0 लॉन्च हुआ था 20 नवंबर 1985 को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे हमारे साथ साथ कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा आपको, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है या मेन मकसद क्या है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद होना चाहिए। ना ही लिखने से फ़ायदा है, ना ही केवल देखने से फ़ायदा है। सबका उद्देश्य एक ही है कि ये सारी चीज़ें हमें हमारे माइंड में याद होनी चाहिए, ताकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर ना तो आपके पास कोई कॉपी होगी ना कुछ और होगा, बस आप वहाँ पर होंगे और आपके पास कंप्यूटर होगा, है ना। तो जो चीज़ें आपके माइंड में होंगी वही आप कर पाएंगे। लेकिन हम इसलिए कहते हैं लिखने के लिए, ताकि जब आप लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक, है ना। क्योंकि पढ़ने से, केवल देखने से और लिखने से, जब आप सही से बैठते हैं पढ़ने के लिए, लिखते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको याद होती हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार करते हैं कि अगर हो सके तो आप इसको नोट डाउन किया करो, ठीक है। अगर ऐसे साथ साथ नोट ना कर पाओ तो बाद में आप जब क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद में आप जो मुख्य पॉइंट हैं वो वीडियो से देख देख करके और अपनी कॉपी पर नोट अवश्य किया करो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, विंडोज 2.0 ये लॉन्च हुआ था 1987 को, डेट याद रखना है 1987। उसके बाद में आया विंडोज 3.0 और ये लॉन्च हुआ है 1990 में। उसके बाद में विंडोज 95 आया, ये लॉन्च हुआ है 1995 में। उसके बाद विंडोज 98 आया, ये 1998 में लॉन्च हुआ है। 95 देखो 95 में और 98 98 में, याद रखना है। अगर 2000 की बात करें, विंडोज 2000, तो ये 2000 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये तो आपको याद रहेंगे, 95 में लॉन्च हुआ है, 98 में लॉन्च हुआ है, और 2000 की बात करें 2000 में लॉन्च हुआ है। अब देखो विंडोज एक्सपी की अगर बात करें तो ये 2001 में लॉन्च हुआ, विंडोज एक्सपी 2001 में लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगला है विंडोज विस्टा, ये लॉन्च हुआ है 8 नवंबर 2006 को, ठीक है। अब विंडोज 7 ये 22 जुलाई 2009 को लॉन्च हुआ है, विंडोज 7। उसके बाद में आया विंडोज 8 जो कि 1 अगस्त 2012 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद आया है विंडोज 8.1 जो कि 27 अगस्त 2012 को लॉन्च हुआ है। उसके बाद विंडोज 10 आया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। और अब फाइनली 2021 में, ठीक है, 24 जून 2021 को विंडोज 11 को भी लॉन्च कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इन्होंने 24 जून 2021 को एक लाइव इवेंट रखा था, एक वर्चुअल इवेंट रखा था जहां पर विंडोज 11 की लॉन्चिंग की गई थी। बट अभी ये मार्केट में नहीं है, संभवतः ये ऐसा बताया गया है कि अक्टूबर नवंबर तक ये जो है मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। बट एक लॉन्च इवेंट था 24 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसमें विंडोज 11 को लॉन्च किया गया था। तो ये पूरा लिस्ट है आपके सामने, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? बताइए। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। इसका मतलब होता है बायोस, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि कहाँ होता है, आपके रोम के अंदर होता है। देखो आपको पता है आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो आपने नाम सुना होगा रैम का, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये ऐसी मेमोरी है जो कि अस्थायी होती है, यहाँ पर डेटा टेम्परेरी सेव होता है, ठीक है। और एक आपका रोम होता है, ये आपका कैसा है, स्थायी मेमोरी है। मतलब यहाँ पर जो डेटा होगा वो स्थायी होगा। तो रोम के अंदर ही बायोस होता है। बायोस एक क्या है, एक प्रोग्राम आप इसे बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं। तो बायोस जिसका मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका रोम के अंदर इंस्टॉल होता है।
और इस वायोस को आप फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी भी ये सवाल आता है कि वायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है, बताइए तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फिर आपको ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि वायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है और फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, मतलब प्री इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने रोम लिया तो ये रोम पर आपको क्या मिलेगा, पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा एक सॉफ्टवेयर जिसको हम वायोस नाम से जानते हैं। तो ये प्री इंस्टॉल्ड हो जाता है और जिस सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर पर अगर आप प्री इंस्टॉल कर देते हैं उसको हम फर्मवेयर का नाम देते हैं। तो बायोस एक फर्मवेयर है जिसका मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो रोम के अंदर होता है। और रोम हमारा कैसा मेमोरी है, प्राइमरी है, बट परमानेंट मेमोरी होता है और इसको नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल काफी आता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। वोलेटाइल वो मेमोरी होगी जब आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि पावर अगर आपकी बंद कर देते हैं, कंप्यूटर को पावर देना बंद कर देते हैं और उस समय में प्रेजेंट टाइम में जो वर्क कर रहे होते हैं वो डिलीट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है अगर आपकी कोई भी फाइल है, जैसे मान लिया कि एक पेन ड्राइव में आपके पास कोई फाइल है, एक MS वर्ड में आपने अपना रिज्यूमे बना रहे थे, कोई बायोडाटा बना रहे थे और वो आपने पेन ड्राइव में लगाया और उस पेन ड्राइव पर फिर आपने उस फाइल पर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करते ही फिर वो फाइल आपकी कहाँ आ जाएगी, रैम के अंदर आ जाएगी, है ना। यानी कि ये जो रैम है इसके अंदर वो फाइल आ गई है। जब तक रैम नहीं होगा तब तक फाइल आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं होगी और यहाँ पर अब आप टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो आप जब टाइपिंग करते हैं उस समय वो प्रोग्राम आपका, वो फाइल आपकी रैम में ओपन होती है और जब लाइट ऑफ हो जाती है और आपने अभी सेव नहीं किया है तो उस प्रोग्राम से वो फाइल आपकी डिलीट हो जाती है। यानी कि दोबारा अगर कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो फिर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप उसको सेव कर देते हैं, जैसे ही कंट्रोल यस दबा देते हैं तो वो फाइल फिर रैम से जाकर के कहाँ चली जाती है, फिर से आपकी उसी पेन ड्राइव में जो लोकेशन आपने दी है वहां पर सेव हो जाती है। यानी कि अगर हम कोई बदलाव करते हैं, किसी फाइल में कुछ बदलाव करते हैं और जब तक कंट्रोल यस नहीं करते हैं तब तक वो सेव नहीं होती है और अगर इस बीच में लाइट चली गई तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है। तो जैसे ही कंट्रोल यस करते हैं तुरंत ही वो फाइल हमारी हार्ड डिस्क में दोबारा से सेव हो जाती है, ठीक है, यानी कि रिप्लेस हो जाती है। ओके, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, OLX क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, OLX क्या है? OLX क्या है? ई कॉमर्स, ई गवर्निंग, सोशल साइट या फिर ऑल ऑफ दीज। OLX का नाम आपने सुना होगा, आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई भी सामान आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ई कॉमर्स साइट है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं जो कि ई कॉमर्स का काम करती हैं, है ना, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग आप जहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर आपको पता ही है। अगर बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है। अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है। और भी कई सारी साइट हैं जो कि ई कॉमर्स का काम करती हैं, जो कि ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। बट यहाँ पर OLX की बात करते हैं तो ये भी ई कॉमर्स है। बट OLX में एक और चीज आपको याद रखना है, ये किस प्रकार की है, मतलब ई कॉमर्स में भी अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे V2C होता है, V2B होता है, ठीक है। अगर आपको ये V2B क्या होता है, V2C क्या होता है, C2C क्या होता है नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पर हमने एक अलग से पूरा वीडियो ही बनाया है जिसमें सभी मॉडल हमने समझाए हैं कि V2B कब होगा, V2C कब होगा। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से आप उसे देख लेना, ठीक है। तो OLX जो होता है आपका, ये आपका आता है C2C के अंतर्गत, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत यहाँ पर OLX आपका आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर अपना माल बेच सकता है, ठीक है, और कोई भी बाय कर सकता है। समझ गए? कोई कस्टमर अगर आप चाहें तो अपना माल आप भी OLX पर सेल कर सकते हैं और दूसरा ले सकता है। आप यहाँ अगर पुराना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो भी सेल कर सकते हैं। तो एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पर कस्टमर्स भी अपना सामान बेच पाए, वो आपका C2C में आता है। इसको हम कस्टमर टू कस्टमर का नाम देते हैं। ऐसे ही एक क्विकर वेबसाइट है, तो क्विकर क्या है, ये भी आपका C2C के अंतर्गत आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में इनको कई बार देखा गया है और हर बार ये पूछा जाता है, तो याद रखना है क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ये तो आपको पता ही है, एक नंबर से बच्चा फेल हो जाता है और एक नंबर से ही पास हो जाता है, तो एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आपको केयरफुली पढ़ना है और एग्जाम में भी जब आप वहां पर क्वेश्चन करें तो बहुत ही सावधानी से पढ़ करके समझ करके आपको आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग पढ़ रहे हैं हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले
और ऐसा कम होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। हालांकि बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, बट फिर भी पढ़ने का मतलब होता है, समझने का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन के मीनिंग को आप समझो। जब आप उसके मीनिंग को समझेंगे तब उसके आंसर आप दे पाएंगे। चाहे कोई किसी प्रकार से सवाल करता है, उसका आंसर आपको पता होगा अगर आपने उसके मीनिंग को समझा होगा। अब देखिए एमएस डॉस का पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमएस डॉस? एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है? चलिए जल्दी से जवाब करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। और लाइक शेयर आप लोग करते रहो भाई, सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहो। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो। बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट वो रेगुलर क्लास करते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, आप रेगुलर क्लास करते हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो डेली नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो। इसमें कोई फीस आपसे नहीं पड़ती है, बस ये होता है कि जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे, कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एमएस डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का पूरा नाम होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीओपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? सॉरी, यहां पर भी पीओपी होगा, पीओएस हो गया, तो पीओपी। पीओपी का पूरा नाम। पीओएस का तो पता होगा आपको क्या होता है। पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, याद रखना है। पीओएस जिनको ना पता हो लिख लेना, पीओएस कभी पूछे तो पॉइंट ऑफ सेल होगा, यहाँ पर पीओपी बताना है। तो इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक ईमेल का ही प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एटीएम कार्ड में सीबीबी नंबर कितने डिजिट का होता है? आपने अपना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जैसे आप बोलते हैं वो देखा होगा, उस एटीएम कार्ड के पीछे आप देखना वहां पर एक सीबीबी नंबर होता है। तो वो सीबीबी नंबर कितने अंक का होता है? 2, 3, 4, 5? बताइए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही आप अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप बोलते हैं उसको चेक करें। पीछे आप देखेंगे तो एक सीबीबी नंबर होगा, वो नंबर आपका 3 डिजिट का होता है, मतलब 3 डिजिट का वो नंबर होता है आपका सीबीबी। और इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसका ये पूरा नाम होता है। तो कभी भी पूछे कि सीबीवी का फुल फॉर्म बताओ, तो मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका पूरा नाम हो जाएगा। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एटीएम कार्ड कितने डिजिट का होता है? मतलब जो एटीएम कार्ड नंबर होता है, जो डेबिट कार्ड नंबर होता है, वो डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? बताइए क्या होगा इसका जवाब। कौन कौन बच्चे बता सकते हैं आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें कितने डिजिट होते हैं? जल्दी से जवाब करिए सभी बच्चे। तो 16 डिजिट होते हैं, 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भीम ऐप का फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? अब भीम ऐप का पूरा नाम आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला है आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? जो आपको बैंक में एक आईएफएससी कोड दिया जाता है, उस आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला। आईएफएससी कोड का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक है, और कई बार आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है। अगर आपसे पूछें कि कितना डिजिट होता है, कितना इसमें संख्याएं होती है, मतलब कितने नंबर का होता है, तो एक अल्फा न्यूमेरिक ये कोड होता है जो कि 11 डिजिट का होता है। इसमें जो डिजिट होते हैं वो 11 होते हैं, आपको याद रखना है। कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट होते हैं, जिसमें शुरुआत के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को दर्शाते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आईएफएससी कोड में जो शुरुआत के 4 डिजिट होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? तो ये बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी बैंक है। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्रांच को दर्शाते हैं कि कौन सी ब्रांच है। ठीक है, मतलब कौन सी ब्रांच है, ये लास्ट के 6 डिजिट दर्शाते हैं। और 4 डिजिट जो शुरुआत के होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें 5वां जो डिजिट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। मतलब 4 डिजिट के बाद में जो 5वां होता है वो आपका 0 होता है। तो याद रखना है, टोटल इसमें डिजिट 11 होते हैं। शुरुआत के 4 डिजिट ये क्या करते हैं? बैंक को दर्शाते हैं कि कौन सी बैंक है। जैसे SBI है तो आपने देखा होगा SBIN,
है ना, ऐसे करके आपको एक 000 ऐसे करके एक आईएफएससी कोड मिलता है, और भी आगे होता है। तो ये 4 डिजिट आपकी बैंक को दर्शाएंगे, 5वां जीरो होगा, और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं ये कौन सी ब्रांच है उसको दर्शाते हैं। तो इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आईपी एड्रेस में कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं। आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं बताइएगा। हाउ मेनी पार्ट्स इन आईपी एड्रेस। तो करेक्ट आंसर है 2, 6, 4, 8, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। और आपको ये भी पता है कि आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, आईपी एड्रेस के 2 भाग होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला पार्ट है जिसे नेटवर्क आईडी कहते हैं। अगर कभी आपसे नाम पूछें कि आईपी एड्रेस के जो 2 भाग होते हैं उनके नाम क्या हैं, तो याद रखना है पहला पार्ट नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा होस्ट आईडी होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि आईपी एड्रेस के 2 भाग होते हैं, एक नेटवर्क आईडी होता है और एक आपका होस्ट आईडी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे अगर लिखें यहाँ पर टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है, तो ऐसा अभी हमने आपको बताया आईपी एड्रेस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। ये IPv4 क्या है, मतलब वर्जन 4 है, और 6 मतलब वर्जन 6 है, ये नया वर्जन आ गया जो कि 6 है। तो इसमें क्या पूछेंगे आपसे, सवाल क्या होगा आपके एग्जाम में, ये पूछेंगे कि IP4 का कितने बिट का होता है, तो ये 32 बिट का होता है, और अगर बाइट में पूछें तो 4 बाइट का होता है। जैसे 32 बिट है, इसका बाइट में चेंज करने के लिए आपको 8 से डिवाइड कर देना होगा, है ना, 8 चौका 32 तो 4 बाइट हो गया। तो याद रखना ये 32 बिट और 8 बाइट भी आप, सॉरी 4 बाइट भी आप उसको बोल सकते हैं, कभी भी बाइट में पूछते हैं तो 4 बाइट और 32 बिट क्या IPv4 एड्रेस होता है। IPv6 की अगर बात करें तो IPv6 128 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। और IPv6 की एक और विशेषता है, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। कैसे, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं जिसमें कुछ अल्फाबेट भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर IPv4 का, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने IPv4 का। ठीक है, इस IPv4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, और इसमें केवल आपको नंबर्स दिखाई, मतलब 4 भागों में बांटा गया है, अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर डॉट से अलग अलग किए जाते हैं। बट यहाँ पर जो आप देखेंगे ये आपके सामने IPv6 का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें नंबर्स भी दिखाई देते हैं, साथ में इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, मतलब ABCD करके ऐसे कुछ अल्फाबेट यहाँ पर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो IPv6 128 बिट का होता है। अब एक बार ये भी सवाल हुआ था एग्जाम में कि IPv6 में जो एक कैरेक्टर होता है वो कितने बिट का होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें अगर हम एक कैरेक्टर की बात, देखो यहाँ पर एक ग्रुप है, एक वाला ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 और 8, टोटल इसमें कितने ग्रुप हो गए, 8 ग्रुप हो गए। तो ये तो आपको पता चल गया टोटल इसमें 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो होता है हमारा, इस एक ग्रुप में जो हमारा एक डिजिट होता है ये 4 बिट का होता है। कितने का होता है, 4 बिट का होता है एक डिजिट। और अगर एक ग्रुप को पूरे को बताएं कितने का हो जाएगा, तो एक में 4 होते हैं यानी कि 16 बिट का हो जाएगा। तो ये पूरा कितने का हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा 16 बिट का हो गया, और टोटल हमारे कितने ग्रुप होते हैं, 8 होते हैं, तो 16 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 बिट का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है, यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। मतलब यहाँ पर एक जो ग्रुप होगा वो 16 बिट का होगा। ठीक है, टोटल 128 बिट का होगा, एक डिजिट, कोई भी एक डिजिट आप देखेंगे तो वो 4 बिट का होगा। इतना याद रखना है आपको IPv6 में, क्योंकि यहाँ से भी कई सवाल पिछले एग्जाम्स में देखे गए हैं जो अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जो कि IPv6 एड्रेस से पूछे गए, और जिसमें ये पूछा गया था कि IPv6 में जो एक ब्लॉक होता है, इसको हम एक ग्रुप या एक ब्लॉक भी बोलते हैं, तो एक ब्लॉक कितने बिट का होता है, एक ब्लॉक 16 बिट का होता है, और एक ब्लॉक में जो एक डिजिट होता है वो 4 बिट का होता है। ओवरऑल टोटल 128 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया ये आपको बताना है। असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कैथलीन बूथ के द्वारा इस लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया, बताइए, SBI, RBI, ICICI या फिर नन ऑफ दीज। तो पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही जवाब करना है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI के द्वारा पॉकेट ऐप को चलाया गया।
अगला क्वेश्चन है राइटर में हेडिंग 1 का वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। फॉन्ट साइज है यहाँ पर। तो राइटर में अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो उसका वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। राइटर प्रोग्राम में कुछ एडवांस फीचर भी हैं एमएस वर्ड की अपेक्षा अगर आप देखें तो वहां पर आप डायरेक्ट हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं या टाइटल डायरेक्ट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप हेडिंग बना देते हैं तो इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो कितना हो जाता है, तो 18.2 ये फॉन्ट साइज हो जाएगा अगर आप उसको डायरेक्ट हेडिंग बना देते हैं तो। ठीक है, और कैसे बनाते हैं तो उसको सेलेक्ट करना है और हेडिंग पे आपको क्लिक कर देना है, हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने प्रैक्टिकल भी समझाया है। अगर आप लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा विद प्रैक्टिकल, वहां पे सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसको एज ए टाइटल बना दिया, तो उसका क्या साइज हो जाएगा। देखिए वैसे तो जब आप नॉर्मल टाइपिंग करते हैं और किसी भी पेज में जब आप कोई टाइटल देते हैं तो आप अपने आप ही बना सकते हैं। मतलब आपने नॉर्मल लिखा, उसका साइज बड़ा कर दिया, उसको सेंटर पर कर दिया, बोल्ड कर दिया, टाइटल बन गया। बट यहाँ पर हमें एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके माध्यम से हम अपने आप टाइटल बना सकते हैं। बस हमें नॉर्मल टाइप करना होता है। ठीक है, बस उसको सेलेक्ट किया और टाइटल बना दिया तो ऑटोमेटिक उसका साइज बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक वो सेंटर पर आ जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। तो यही पूछ रहे हैं कि जब उसको टाइटल बना देते हैं तो क्या उसका साइज हो जाता है, जो ऑटोमेटिक आपको मिलता है, जो डिफॉल्ट आपको मिलता है। तो वहां पर 28 साइज हो जाता है। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टाइटल बना देते हैं तो 28 साइज हो जाता है। बट अगर आप इसको चाहें तो और भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। आप अगर टेबल को डालना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की डालेंगे, बताइए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे अगर आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो। बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बहुत बार ये बताया है। कंट्रोल के साथ में F12 आपको प्रेस करना होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया जो पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, अगर आप उस पीडीएफ को लेते हैं तो वहां पर ये सारी शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगी। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि वो काफ़ी अच्छा पीडीएफ है, इसलिए हम आपको बार बार रिकमेंड करते हैं, आप उससे ले सकते हैं। आज रात 11 बजे तक आपको डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। बट उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को शामिल कर दिया है, जितनी भी शॉर्टकट की हैं, जो भी आपकी लिनक्स यूनिक्स की कमांड है, ओवरऑल आपको इकट्ठा सारा कुछ वहां पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो जिनको आवश्यकता है वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे क्लास कर सकते हैं जो कंटिन्यू आप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की राइटर में क्या होती है। अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपने राइटर में कोई फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग तो आप समझते होंगे, जब आप कुछ नॉर्मल लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लिखता है। बट आप अब क्या चाहते हैं कि आप उसमें हेडिंग लगाना चाहते हैं, उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, कहीं बोल्ड करना चाहते हैं, कहीं किसी टेक्स्ट में आप कलर डालना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। और आपने ऐसी फॉर्मेटिंग अगर कर दी है और हम चाहते हैं ये फॉर्मेटिंग एक ही बार में सब कुछ डिलीट हो जाए, तो केवल और केवल फॉर्मेटिंग को ही डिलीट करना चाहते हैं, हमने जो लिखा है वो हमारा रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम उसको क्लियर फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल एम से कर सकते हैं। कंट्रोल एम से जितना फॉर्मेटिंग किया सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है। वर्ड काउंट विकल्प आपको कहां पर मिलेगा ये बताइए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर आज शामिल करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा टूल्स मेनू में आपको मिलेगा। टूल्स मेनू में वर्ड काउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। बताइए, प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की आपको राइटर में बतानी है, क्या होगा सही जवाब, कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। याद रखना है सभी बच्चों को, ये होगा राइटर प्रोग्राम में। बट अगर कभी एमएस वर्ड में पूछते हैं, एमएस वर्ड में अगर पूछते हैं तो क्या बताओगे आंसर, बताओ। एमएस वर्ड में अगर आपसे पूछें कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताओ तो आप क्या कहोगे, क्या होगा इसका जवाब, कंट्रोल के साथ में F2। फिर आपको कंट्रोल के साथ में F2 दबाना होता है। बट राइटर में जब भी बात करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट ओ। और अगर राइटर नहीं भी दिया गया है और आपसे पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताओ, तो वहां पर देख लेना है आपको कंट्रोल शिफ्ट ओ दिया है या नहीं दिया है। अगर कंट्रोल शिफ्ट ओ दिया है तो आपका यही जवाब करेक्ट होगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट ओ और कंट्रोल F2 दोनों दिए हैं और वहां पर आपसे ना राइटर पूछा है ना एमएस ऑफिस पूछा है, मतलब ना ही आपसे एमएस वर्ड पूछा है, तो भी आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ ही करना है। क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल सी में जो सिलेबस है वो एमएस ऑफिस ना होकर के लिब्रे ऑफिस है, जिसमें राइटर है तो राइटर ही पूछेंगे।
बट जब कभी भी एमएस वर्ड आपसे पूछें लिख करके तब आपको बताना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं जो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पे भी और एमएस पावर पॉइंट से भी आते हैं, जबकि सिलेबस में आपके नहीं है बट फिर भी आते हैं। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप राइटर में एक नया टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो क्या उसकी शॉर्टकट की होती है। और कल के क्वेश्चन में था कि टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट एक प्री डिजाइन एक फॉर्मेट होता है जो आप प्री डिजाइन करते हैं, पहले से एक टेम्पलेट बना लेते हैं, मतलब पहले से एक डिजाइन बना लेते हैं कि ये चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी। जैसे मान लिया हमें एक रिज्यूमे बनाना होता है, तो उसमें क्या होता है, हम किसी का नाम चेंज करते हैं और उसकी एजुकेशन जो है वो सब वहाँ पे डाल देते हैं, फोटो वगैरह लगा देते हैं। बट अगर आपने उसमें आउटलाइन डाल रखी है, उसको थोड़ा सजाया है, उसमें थोड़ा सा आपने फॉर्मेटिंग की है, तो ये चीजें हम पहले से कर सकते हैं। तो हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहेगा, बॉर्डर हमारा ऐसा रहेगा, ये टेक्स्ट इतना मोटा रहेगा, इसका कलर ऐसा रहेगा, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं और फिर हम उस पर अपना वर्क कर सकते हैं। मतलब हमें जिसका बनाना है उसके नाम पता डाल के बना सकते हैं, तो एक फॉर्मेट हम बना सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट बना करके हम सेव कर लेते हैं, जिसे हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। तो ये हमें पहले से टेम्पलेट मिलते हैं हमारे एमएस ऑफिस में भी, और अगर आप देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस में भी हमें टेम्पलेट मिलते हैं। तो इन टेम्पलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते ही आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे अलग अलग फॉर्मेट के, जिसको आप चाहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिजाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, डिजाइन आपको बनी बनाई ही मिल जाती है इसमें, ठीक है। 21 में बताइएगा, राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की क्या शॉर्टकट की होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की तो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में F7। ऑटोमेटिक जब भी पूछें तो शिफ्ट F7, और केवल स्पेलिंग चेक करने की बात करें तो F7 आपका सही जवाब है, ठीक है। राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव एज करने की शॉर्टकट की बताइएगा, सेव एज करने की शॉर्टकट की वो भी आपको राइटर में बतानी है। कंट्रोल यस, कंट्रोल शिफ्ट यस, F12 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट यस से हम सेव एज कर सकते हैं किसी फाइल को, ठीक है। लेकिन अगर यही आपसे बात करें फिर से एमएस वर्ड की, तो आप क्या बताओगे। एमएस वर्ड में अगर सेव एज की शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप क्या बताओगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे जवाब कर पाएंगे, जल्दी से आपको जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। एमएस वर्ड में आपको बताना है सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सही जवाब होगा F12। एमएस वर्ड में F12 प्रेस करना होगा, तब आप सेव एज कर पाएंगे। और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में यस हमें प्रेस करना होता है। आप हिंदी के लिए कौन सा यूएसएसडी कोड डायल करेंगे। कल हमने अपने क्लास में यूएसएसडी की बात की थी। इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, तो हिंदी में अगर लाभ लेना चाहते हैं तो कौन सा कोड डायल करना पड़ता है। और ये उनके लिए व्यवस्था है जो फीचर फोन, छोटे वाले फोन है, जिसमें जो स्मार्टफोन नहीं है, जिसमें इंटरनेट डेटा नहीं चल सकता है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि जिसमें इंटरनेट ना चल पाए, छोटे वाले फोन हैं, उनमें भी आप बैंकिंग का काम कर पाएं, अपना बैलेंस चेक कर पाएं, ट्रांसफर कर पाएं, स्टेटमेंट देख पाएं। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसके लिए एक यूएसएसडी कोड बनाया गया है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, *99*22#। अगर आपको हिंदी में इस सर्विस का लाभ लेना है तो *99*22# इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर केवल आपसे पूछें नॉर्मल की यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, तो *99# फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में बताइएगा, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। आप किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कितना होगा। यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर बताइए, कितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो सही जवाब है 256 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, लैन में वैन के मुकाबले डाटा अधिक तेजी से ट्रांसफर होता है। यानी कि डाटा ट्रांसफर होने की जो दर है, जो डाटा ट्रांसफर रेट है, वो लैन में वैन के मुकाबले ज्यादा होता है। बताइए, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर में हो सकता है, एक ऑफिस में हो सकता है। तो क्या वैन के मुकाबले लैन में डेटा ज्यादा तेज गति से चलता है। तो सही जवाब है बिल्कुल यस, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा आपका सही जवाब। वैन के मुकाबले लैन में जो डेटा होता है वो ज्यादा तेज चलता है, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है, इसका जो रेट होता है वो ज्यादा होता है।
राइटर डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? व्हाट इज द मार्जिन बाय डिफॉल्ट इन राइटर डॉक्यूमेंट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब राइटर डॉक्यूमेंट में आप काम करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट मार्जिन भी आपको मिलता है। मार्जिन आप समझते हैं, जैसे मान लिया आपने कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद में आपने उसका प्रिंट आउट लिया, तो आपने देखा होगा जो आपका पेज होता है, A4 साइज का पेज होता है, जो फोटोकॉपी वाला पेज होता है, उस पेज पर ही तो आप प्रिंट करते हैं। और जब उसका प्रिंट आप निकालते हैं तो आपने ये भी गौर किया होगा कि लास्ट में देखो किनारे पर यहाँ कुछ छोड़ देता है, थोड़ा थोड़ा पेज क्या करता है, छोड़ करके निकालता है ना। बिल्कुल किनारे से नहीं लिखेगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ देगा। तो जो छोड़ता है ना साइड में, ये चीज भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप कितना यहाँ पर छोड़ना चाहते हो आपकी मर्जी है। बट ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कितना छोड़ता है आपका कंप्यूटर, मतलब इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में इसको मार्जिन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो मार्जिन है कितना होता है बाय डिफॉल्ट? तो यहाँ पर सही जवाब है 0.75 इंच। 0.75 इंच होता है बाय डिफॉल्ट मार्जिन। यानी कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं और किसी पेज पर जब उसको आप प्रिंट करते हैं तो चारों तरफ से 0.75 इंच क्या करेगा, छोड़ के प्रिंट करेगा। बट अगर आप चाहते हैं और ज्यादा छोड़े या फिर और कम छोड़े, तो इसके लिए आप फिर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जितना वहां पे डाल देंगे उतना ही मार्जिन आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीसीआर किस प्रकार का डिवाइस है? विच टाइप ऑफ डिवाइस इज वीसीआर? वीसीआर किस प्रकार का डिवाइस है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वीसीआर होता क्या है। इसका मतलब है बार कोड रीडर। यहां पर इसका मतलब है बार कोड रीडर। और बार कोड रीडर किस प्रकार का है? इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा आप किसी मॉल में जाते हैं या फिर कहीं आप स्पीड पोस्ट करते हैं, तो वहां पर एक बार कोड होता है जो लगाते हैं और उसको फिर स्कैन करते हैं। बार कोड स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं। जैसे स्कैन करते हैं, जैसे आप मॉल में गए और आपने कोई प्रोडक्ट लिया, कोई टी शर्ट वगैरह ली, तो वहां पर क्या होता है, उसमें जो स्टिकर होता है उसको स्कैन करते हैं। वहां पर एक बार कोड होता है, जैसे बार कोड स्कैन करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन उनके सिस्टम में आ जाती है। तो वीसीआर होता है यानी कि बार कोड स्कैनर होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है। आपके डेटा को क्या करता है, इनपुट ही तो करता है आपके सिस्टम में, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। 28 में देखिए, अगर आप किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रिंट क्वालिटी किस प्रिंटर में मिलेगा? आपको क्या करना है, एक इमेज प्रिंट करना है। मान लिया आपने अपना फोटो खींचा और आप चाहते हैं कि हम इसको प्रिंटर से प्रिंट करा लें, तो किस प्रिंटर से प्रिंट करने पर आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा? ऑप्शन पर डिपेंड करता है। देखो कई क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हो सकता है इसका कुछ और भी आंसर हो, लेकिन अगर वो ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये चीज को आपको याद होना चाहिए। समझ गए? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा बताइए? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंकजेट प्रिंटर। अगर आप किसी इमेज को प्रिंट करते हैं तो वहां पर इंकजेट प्रिंटर ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो फोटो वगैरह बनाते हैं या फोटोकॉपी की जहां शॉप होती है, अगर आप कोई फोटो वगैरह बनवाते हैं तो वहां पर जो फोटो बनाने के लिए प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर ही होता है। लेकिन अगर कोई आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, कोई नोट्स आप प्रिंट कराते हैं, कोई रिज्यूमे प्रिंट कराते हैं, तो वहां पर फिर लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टेक्स्ट के लिए जो सबसे बढ़िया प्रिंटर है और सबसे फास्ट प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है। लेकिन अगर आपको इमेज निकालनी है, इमेज का प्रिंट आउट लेना है, तो इमेज की क्वालिटी किसमें अच्छी आएगी? इंकजेट प्रिंटर में आएगी। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन सेम हो गए हैं दो एक जैसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका कौन सा है? सबसे कॉमन यानी कि सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? आमतौर पर कैसे प्रिंटर को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं? प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका कौन सा है? सीरियल, पैरेलल, यूएसबी या फिर वायरलेस? आमतौर पर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर आपके जो प्रिंटर आपके होते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वो कैसे कनेक्ट होते हैं? तो वो यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। आपने यूएसबी केबल को यूएसबी पोर्ट में लगाया और आपका प्रिंटर कनेक्ट हो गया है ना। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में हमने आपको विस्तार से पढ़ाया था पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं, जहां पर कई सारी चीजें हमने यूएसबी के बारे में आपको बताई थी। तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और यूएसबी से हम अपने प्रिंटर को आमतौर पर कनेक्ट करते हैं। वैसे पैरेलल पोर्ट के माध्यम से भी अपने प्रिंटर को कनेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? एसएसडी, सीडी, एसडीडी या फिर पीडी? बताइए ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा एक प्रकार है? सबसे पहले एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है?
सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है इसका पूरा नाम। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, STD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, PD का मतलब होता है पेन ड्राइव। अब इसमें से ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका V, CD। CD एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल, अगर आप करते हैं CD की या DVD की, तो ये क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में घंटी के भी बटन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आज लास्ट डे है इस डिस्काउंट का, तो जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो आज रात 11 बजे तक आप ले सकते हैं। इस पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट कैसे लेना है, तो इसके लिए आपको CCC बाई फर्स्ट डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। जब आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई हैव ए डिस्काउंट कोड, वहां पे क्लिक करना है और इस डिस्काउंट कोड को जैसे ही वहां पर डाल देंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आज रात 11 बजे तक ही मान्य होगा। तो जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है आप इसे अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।